और दिल्ली वालों को बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश के प्रयास किए जा रहे हैं। आज कानपुर से सेना के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान भरी और कई इलाकों में क्लाउड सीडिंग की गई। अब दिल्ली में बारिश का इंतजार हो रहा है। और डिटेल समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताइए, दिल्ली वालों के लिए एक अहम दिन, क्या आज दिल्ली में बारिश हो पाएगी? देखिए, मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ यहाँ का प्रदूषण स्तर जो है वेरी पुअर है। 300 से ज्यादा यहाँ पर एक्वाई लेवल है। जाहिर है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आर्टिफिशियल रेन ही एकमात्र सहारा ऐसा बचा हुआ लग रहा है दिल्ली सरकार को। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने आज स्पेशल क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया और इसके जरिए दिल्ली के कई इलाकों में उन्होंने फ्लेयर्स किया। खासतौर से जो सिल्वर आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड के जो फ्लेयर्स होते हैं उसको इस्तेमाल किया है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे के भीतर इन इलाकों में बारिश हो सकती है। अगर ये बारिश हो जाती है तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी, क्योंकि अभी से प्रदूषण का एक तरह से स्थिति शुरू हुई है। आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ेगा। लिहाजा अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो इस बार हो सकता है कि दिल्ली वालों को जिस तरह से प्रदूषण धुएं से जो परेशानी होती थी थोड़ी सी कम देखने को मिले, क्योंकि मौसम आज बादल जैसा मौसम हुआ है, धूप नहीं निकली है। और इसी वजह से दिल्ली सरकार ने ये ट्रायल रन किया है। कानपुर IIT कानपुर का स्पेशल देखरेख में एक जो सेस्ना विमान है आज दोपहर मेरठ हवाई अड्डे पर उतरा। और मेरठ से जो ये 7 जगहों पर, जिसमें अगर मैं बात बताऊं तो जो 7 लोकेशंस हैं उसमें खेकड़ा, बुराड़ी, उड़ा, मयूर विहार, करोल बाग, सादिकपुर और भोजपुर इलाके में ये क्लाउड सीडिंग की गई है। और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वजह से हो सकती है दिल्ली में अगले 2-3 घंटे में, यानी कि 5 से 6 बजे के आसपास बारिश हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है, मयूर विहार का इलाका है। ऐसा भी कुछ लग नहीं रहा है कि अभी कोई बारिश हो सकती है। हाँ, लेकिन बादल हैं और ये क्लाउड सीडिंग वहीं होती है जहां पर लगभग बादल में 50% से ज्यादा मॉइस्चर यानी नमी होती है। तो अगर यहाँ बादल में नमी है और क्लाउड सीडिंग की गई है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में यहाँ बारिश हो जाए। ओके, चलिए, आने वाले घंटों में बारिश हो सकती है। फिलहाल थोड़ा सा क्लाउड जरूर देखने को मिल रहे हैं। पूरा सन इनफैक्ट आज ड्यूरिंग द डे दिखा भी नहीं है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि अगले कई दिनों तक इसी तरह से शॉर्टी चलती रहेगी। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। हमारा मकसद है कि हर ह्यूमिडिटी के से जानकारी लेने की कितनी भी ह्यूमिडिटी में कौन कौन सी बरसात हो सकती है। ऐसी ही सॉर्टीज अगले कई दिन तक चलती रहेंगी और तकरीबन 9 से 10 इस तरह की ट्रायल्स लगातार दिल्ली में हर रोज एक दिन छोड़कर जैसा भी मौसम अलाउ करेगा होती रहेंगी। अभी तक की क्लाउड सीडिंग की ये जानकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमारा ये सक्सेसफुल रहा तो आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी, देश में पहली इस तरह की मैं कहूँगा कि साइंटिफिक तरीके से बरसात करा के पोल्यूशन को बिठाने का एक बड़ा पहल होगी। और क्लाउड सीडिंग से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये एक प्रयोग है जिसके सफल होने के बाद दिल्ली वालों को प्रदूषण से निजात मिल सकती है। हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है क्लाउड सीडिंग पे। आपका बादल, उसमें नमी के साथ में हवाएं, ये सब कुछ किस तरीके से परिस्थितियां बनाते हैं, वो कितना सफल हो पाता है, ये अपने आप में हम सब के लिए भी नया है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार है। पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये ट्रायल सफल हों और दिल्ली को इसका लाभ मिले।
और दिल्ली लगातार 8वें दिन प्रदूषण की गिरफ्त में है। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। औसत AQI 300 के पार निकल गया है। अब हालात काबू में लाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 1 नवंबर से दिल्ली में बाहर से आने वाले सिर्फ BS6 कमर्शियल गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। और डिटेल्स लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, क्या डिसीजंस लिए गए हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों की एंट्री के लिहाज से? जी, पहले मैं आपको प्रदूषण का अपडेट दूं। आज पूरे दिन ही स्मॉग की एक चादर जो है आपको देखने को मिली। पूरे दिल्ली में सूरज के दर्शन बिल्कुल ही नहीं हुए और औसत AQI इस वक्त पूरे दिल्ली का अगर हम निकाला जाए तो 300 के पार है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, बुरारी, नरेला या फिर ITO, द्वारका, जहां आपको 350 के करीब AQI देखने को मिलेगा। जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसने एक फैसला किया है, हालांकि फैसला पहले लिया था, उसका नोटिफिकेशन अभी लाया है कि 1 नवंबर के बाद से दिल्ली के बाहर जितने भी रजिस्टर्ड कमर्शियल गाड़ियां हैं जो कि BS6 कंप्लायंट नहीं है, उनकी एंट्री पर रोक लगेगी। हालांकि इसमें एक राहत दी गई है, अगले 1 साल के लिए 31 अक्टूबर 2026 तक जो BS4 कंप्लायंट गाड़ियां हैं, कमर्शियल गाड़ियां हैं, वो आ सकती हैं। उसके बाद उनके पर भी पूरी तरह से रोक लगाई रहेगी। लेकिन इसके अलावा उससे कम या BS2 या BS3 वाली जितनी भी गाड़ियां हैं, उन पर पूरी तरह से रोक जो है वो लगाई जाएगी। इस बात का फैसला किया गया है। और साथ ही लेकिन ये फैसला उन्हीं गाड़ियों पे है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड नहीं है। दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ियों पे कोई रोक नहीं है, CNG LNG गाड़ियों पे कोई रोक नहीं है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कोई रोक नहीं है। एक और जो इसमें क्लॉज रखा गया है वो ये है कि जो अलग अलग समय पे जब ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो डिसीजन लेता है वो लागू होगा, तो अगर भविष्य में प्रदूषण बढ़ता है और वो डिसाइड करते हैं कि BS4 गाड़ियों पर भी रोक लगानी चाहिए तो वो भी लागू होगा। लेकिन फिलहाल जो फैसला किया गया है कि दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड जितनी गाड़ियां हैं जो BS6 नहीं है, वो ऐसी सारी कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में एंटर नहीं कर पाएंगी। शुक्रिया रोहन आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। और ट्रांसपोर्टर्स ने दिल्ली सरकार से इस फैसले पर और सफाई भी मांगी है। हमने एक रिक्वेस्ट की थी दिल्ली सरकार से कि जो गाड़ियों की एज है तब तक गाड़ियों का जो हमारा फिटनेस है, और जब तक हमारा 15 साल की एज है तो गाड़ियों को दिल्ली में आने दिया जाए, क्योंकि ये कोई स्टडी की नहीं है कि गाड़ियां ज्यादा पोल्यूशन कर रही हैं। तो इसको मानते हुए हमें आधा उन्होंने हमारी बात को माना, जबकि BS3 को उन्होंने मना किया है। लेकिन BS4 के लिए उन्होंने ये बोला है कि ये गाड़ियां 31 अक्टूबर 26 तक दिल्ली में आएंगी, इन पर कोई रोक नहीं होगी। और सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। 18 महीने में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा। इससे 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 70 लाख से ज्यादा पेंशनरों को फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 8th पे कमीशन को आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और अब मोबाइल फोन पर कॉल करने वालों के नंबर के साथ साथ कॉल करने वालों का नाम भी दिखेगा। सोर्सेस के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को किसी एक सर्किल में ये सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। कंपनियों को 1 हफ्ते में सर्विस शुरू करनी होगी। क्या है डिटेल्स, असीम मनचंदा समझते हैं। असीम, बताइए। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार चाहती है कि जो उपभोक्ता कॉल कर रहा है उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इसकी सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को आधार बनाते हुए दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों से इसका ट्रायल करने के निर्देश दिए थे। वो ट्रायल अब सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को नए निर्देश जारी किए कि 1 हफ्ते के अंदर किसी एक सर्किल के अंदर आप इस सर्विस की शुरुआत कर दे। तो टेलीकॉम कंपनी अगले 1 हफ्ते के अंदर 4 सर्किल के अंदर इन
सेवाओं की शुरुआत कर देंगी। फिलहाल जो उपभोक्ता कॉल कर रहे हैं, अगर वो सेम नेटवर्क पर है तो ये आपको उसका नाम दिखने की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद जो टेलीकॉम कंपनियां, उनको हर हफ्ते सरकार को इसकी असेसमेंट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो उसमें आने वाली परेशानियां हैं उनको दूर करना पड़ेगा। अगर किसी उपभोक्ता का नंबर गलत दिखा रहा है, नाम गलत दिखा रहा है, तो उसको भी टेलीकॉम कंपनियां दूर करेंगी और करीबन 60 दिन तक ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो उसके बाद सरकार इनको टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश देगी कि आप इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दीजिए। तो अब जल्दी ही आपको जो भी नाम उपभोक्ता कॉल कर रहा उसके नंबर के साथ साथ उसका नाम भी आपको दिखाई देने की शुरुआत हो जाएगी। शुक्रिया असीम में डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब मार्केट अपडेट की तरफ रुख करते हैं। अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार में वॉलेटिलिटी रही। आखिरी घंटे में बाजार लोअर लेवल से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 151 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 30 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप्स का भी फ्लैट कारोबार देखने को मिला। क्या रहा आज का प्राइस एक्शन, किन पॉकेट्स में रही तेजीबंदी, समझाने के लिए कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन बताइए। तो हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन, अगर आज पूरे के पूरे सेटअप की तरफ नजर डाली जाए तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल सेशन जो है वो हमें देखने को मिला है। और निफ्टी की अगर क्लोजिंग की बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली कल जैसे लेवल्स में जो हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया था निफ्टी, आज भी वही लेवल्स पे आता हुआ बंद हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी वापस से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। इसने आज भी फ्रंट फुट पे जो है वो अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया है। मिड कैप में एक फ्लैट मोमेंटम था, वहीं सेंसेक्स भी एक फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। लेकिन पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो बाजार में अच्छे खासे गेन्स जो है सेकेंड हाफ के ओर आते हुए नजर आए हैं। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो मेटल सेक्टर ने आज अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, जिसके बाद निफ्टी में दो जो स्टॉक हैं वो तो मेटल सेक्टर से ही है, JSW स्टील और टाटा स्टील। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में SBI लाइफ का रुझान जो है काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है और साथ ही साथ आयशर मोटर्स भी करीबन 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ली जाए, ट्रेंड, बजाज फिनसर्व, कोल इंडिया और ONGC ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है जहां पे एक प्रेशर अभी हमें पिछले कुछ सत्रों से देखने को लगातार मिल रहा है। इसके अलावा कोल इंडिया के नंबर्स जो है वो कल हमें आते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले ये जो प्रेशर है वो बाउंड अप है। मिड कैप में IDBI बैंक खबरों के लिहाज से ये काफी ज्यादा बजिंग है, जिसके बाद ये शानदार करीबन 7% का इजाफा सूजलॉन एनर्जी, इंडस स्टार, वोडाफोन आइडिया की जब से खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तब से यहाँ पे भी रुझान जो है वो पॉजिटिव साइड में है। और UPL में आज एक अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। और लूजिंग पॉकेट में सुप्रीम इंडस्ट्री, BSE, टोरेंट पावर और हिंदुस्तान जिंक में जो प्रेशर है वो बनता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर पूरा का पूरा मार्केट देखा जाए तो अच्छी क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन डिटेल्स के लिए। और बात करेंगे MCX की, जहां पर आज टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला। करीब 4.5 घंटे के लंबे इंतजार के बाद MCX पर ट्रेडिंग शुरू हो गई। एक्सचेंज इसके पीछे टेक्निकल दिक्कतों का हवाला दे रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की परेशानी 4 महीने में दूसरी बार देखने को मिली है। MCX पर नया क्या हुआ, क्या कहना है MCX का, तमाम डिटेल्स के साथ आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष बताइए क्या कहना है MCX का इस ग्लिच के बारे में। 4.5 घंटे तक MCX में ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई। ट्रेडर्स को अगर आप देखें तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर ऐसे में जब ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप देखें तो चाहे सोना है, चांदी है, क्रूड है, सब में ट्रेडिंग ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ट्रेडर्स जो है अपने सौदे ही नहीं डाल पाए, एक्सचेंज की शुरुआत ही नहीं हुई। अभी दिक्कत की बात इसके लिए भी हो जाती है क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पिछले 4 महीने में अगर आप देखें तो दूसरी बार ऐसा हुआ है जहाँ पर MCX में ट्रेडिंग रुकी है। इससे पहले 23 जुलाई को जो मार्केट नॉर्मली 9 बजे खुलना था वो 10:17 पर खुला। और आज भी अगर आप देखें तो जो 9 बजे ओपनिंग होनी थी वो लगातार डिले होती गई और फिर एक्सचेंज ने आकर ये बताया कि 1:20 से लेके 1:24 के बीच में एक स्पेशल सेशन होगा और इसके बाद 1:25 से नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। हालांकि इसके बाद अगर आप देखें तो 2:40 के करीब एक्सचेंज की तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया और उन्होंने कहा कि इसकी वो जांच करेंगे दरअसल एक्चुअली में क्या हुआ है, और ट्रेडर्स के पेशेंस की सराहना भी की। लेकिन ये 2:40 पर आया। रूट कॉज अभी भी आना दरअसल फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो बाकी है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट इसके लिए हो जाता है क्योंकि दूसरी बड़ी घटना है और साथ में जो मार्केट ओपनिंग का पहला घंटा होता है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 15% से जो ज़्यादा वॉल्यूम्स है वो शुरुआती 1 घंटे में होती हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब बात बिहार चुनाव की।
बिहार में आज महागठबंधन के घोषणा पत्र का ऐलान होना है, लेकिन इससे पहले ही नेता पार्टी के वादों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाकायदा पोस्टर जारी कर वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनी तो 25 लाख तक मुफ्त इलाज जनता को मिलेगा। वहीं महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इधर एनडीए अपना घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी करेगा। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है, कैसे वो बिहार को आगे बढ़ाएंगे। अब तक जितनी योजनाएं लाई हैं इन्होंने नकल की है तेजस्वी की, तो इनके पास कुछ अपना करने को कहने को नहीं है बिहार के लोगों के लिए। हम लोग विजन बता रहे हैं, रोड मैप बता रहे हैं, हम लोग क्लियर है कि बिहार को नंबर 1 बनाना है। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह ने घोषणा पत्र जारी होने से पहले ही महागठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि वो सिर्फ घोषणा कर सकते हैं, बिहार इसे लागू करने का मौका कभी नहीं देगा। मुंह जबानी घोषणा करना है और उसको लागू करने का कभी अवसर बिहार की जनता उनको देने वाली नहीं है। तो मुंह जबानी घोषणा करने में क्या अंतर है, कुछ भी घोषणा कर दीजिए। जिसको बिहार का ज्ञान नहीं है, बिहार के आंतरिक संसाधन का ज्ञान नहीं है, बिहार में विकास के मॉडल का ज्ञान नहीं है, वो क्या घोषणा करेंगे। और आवाज अड्डा में भी आज हम महागठबंधन के घोषणा पत्र पर चर्चा कर रहे हैं। वादों से बनेगी बात, शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। और आंध्र प्रदेश में चक्रवात मोंथा लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में बना ये तूफान अब खतरनाक रूप ले चुका है और आज शाम या रात तक काकीनाडा तट से टकरा सकता है। इसके असर से काकीनाडा और मछलीपट्टनम में तेज हवाएं चल रही हैं, समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। वहीं अस्थायी राहत शिविरों में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और इस तूफान के खतरे को देखते हुए हवाई और रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही स्कूल कॉलेजों को भी राहत केंद्रों में बदला गया है। और आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर क्या हालात है, वहां से अपडेट दे रहे हमारे सहयोगी नवीन मोहंती। देखिए, साइक्लोन मोंथा के आने का समय अभी हो गया है। फिलहाल अभी इस तरह के कुछ हाल काकीनाडा में जो समुद्र है उसमें देखा जा रहा है। जो लहरें हैं वो अभी 15 से 20 फीट की ऊंचाई को छू रही है। फिलहाल अगर हम इस तट की बात करें, इस तट को नो मैंस लैंड के रूप में परिवर्तित किया गया है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है, सिर्फ मीडिया पर्सन और पुलिस वाले आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल लगभग 20,000 की संख्या में लोगों को सिर्फ काकीनाडा में इवैक्यूएट किया जा चुका है, जो कि झोपड़ियों में रहते थे, जो कि लो लाइन एरिया में रहते थे, उनको सब इवैक्यूएट किया गया है और उनको शेल्टर में रखा गया है। उनके खाने पीने का सब सामान वहाँ पे मुहैया किया गया है। और सीबीएसई एग्जाम का डिजिटल एवोल्यूशन होने जा रहा है। अब फोकस रटा नहीं, समझ और स्किल्स पर होगा। यानी अब एआई से एग्जाम पैटर्न ज्यादा स्मार्ट और फेयर होंगे। इससे पूरे पैटर्न को कंज्यूमर अड्डा में करेंगे डिकोड शाम 5:57 पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।